नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपकी आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं भूगोल और हमारा एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सौर मंडल, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका जब भी आपने कंपटीशन एग्जाम देना शुरू किया था उस समय से आप पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि आर्मी जीडी से ये शुरू हो जाता है। आर्मी जीडी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आप रेलवे, कोई भी एग्जाम दो, आपके प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सौर मंडल। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब जल्दी से लाइव जुड़िए और आज की क्लास का आनंद लीजिए। इससे पहले हम पृथ्वी को पढ़ चुके हैं, तो मैंने वहां आपसे डिस्कस किया था कि तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, ये सब बातें हमने कर ली थी। एक बार मोटी मोटी बातें दोबारा से आपको बताऊंगा और फिर हम विस्तार से सौरमंडल को पढ़ेंगे। जो बातें पहले बता दी थी उनको एक बार रिवीजन कर दूंगा और फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ सौरमंडल कहते किसे हैं? तो सूर्य एक तारा और सूर्य तारे के जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के जो उपग्रह हैं और उनके बीच में ग्रह और उपग्रह के बीच में जो उल्का पिंड है और क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, मतलब जो भी सूर्य की ग्रेविटी के अंदर बंधा हुआ है और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल का एग्जैक्ट मतलब होता है सौरमंडल का एग्जैक्ट मतलब होता है सूर्य तारा। सूर्य तारा 8 ग्रह, उनके उपग्रह, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, उल्का पिंड और आपके क्षुद्र ग्रह, ये सब मिलकर सौरमंडल बनाते हैं या सौरमंडल कहलाते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे सौरमंडल, यानी सूर्य तारे जैसे करोड़ों तारे भी आपको पता हो तो अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सब तारे, जैसे आपका ये सूर्य तारा है, ऐसे बहुत सारे तारे, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है, कोई और तारा है, ये सब तारे भी एक केंद्र का चक्कर लगाते हैं। और ये केंद्र किसका होता है? आकाश गंगा का। ये किसका केंद्र होता है? आकाश गंगा का। तो आपको पता होना चाहिए ये सब क्या कहलाती है? आकाश गंगा। और ऐसी करोड़ों आकाश गंगा मिलके क्या बनाती है? ब्रह्मांड। ऐसी करोड़ों आकाश गंगा मिलके क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड। अब हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड से। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी। अच्छा, ये कॉस्मोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? कोस्मोलॉजी शब्द सर्वप्रथम 1730 में जर्मन दार्शनिक क्रिश्चियन वॉल्फ ने किया। वॉल्फ ने प्रयोग किया। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भी कॉस्मोलॉजी शब्द किसने दिया, तो क्रिश्चियन वॉल्फ ने दिया। अच्छा, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई? तो आपने एक नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी। आपने सुना होगा जॉर्ज लेमेंतेयर। ये आपकी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंतेयर व रॉबर्ट
वेगनर ने, वेगनर। एक्चुअली आजकल एग्जाम में जॉर्ज लेमेंतेयर आता है, जॉर्ज लेमेंतेयर आता है। ये दोनों विद्वान जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक पहले मटर के दाने के आकार का एक टुकड़ा था और उसमें इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि धुआं निकलता गया, गैसें निकलती गई निकलती गई निकलती गई और सभी तारे, उन तारों के ग्रह, उनके उपग्रह, सबका निर्माण हो गया। आपको यह बात पता होनी चाहिए। मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के अनुसार महाविस्फोट से हुई। किससे हुई? महाविस्फोट से हुई। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मतलब सभी तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब एक मटर के दाने के आकार का टुकड़ा था। अब वो जो था उसमें भयंकर विस्फोट हुआ और उससे इतनी गैस निकली, हजारों सालों तक तो गैस निकलती रही और वो जो गैसें थी वो फैल गई और जब वो ठंडी हुई तो कुछ ठोस पिंड बन गए, कुछ गैसीय रह गए। उन गैसीय पिंडों के चारों ओर ठोस पिंड चक्कर लगाने लगे। ये ठोस वाले पिंड ग्रह बन गए और गैस वाले पिंड थे वो तारे बन गए और इस प्रकार सभी तारों, उनके घरों और उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये आपके ब्रह्मांड की इतनी बातें, क्योंकि बेटा आपके टॉपिक क्या है? सौरमंडल, तो हम ज्यादा फोकस जो है वो सौरमंडल पे ही करेंगे। ये सब बातें तो हमें इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि ये बातें समझ में भी तो आए ना आपको। अब सवाल आता है आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी नहीं कहते हैं क्या हम कौन सी गैलेक्सी में स्थित हैं। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, जितने तारे एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन सब तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। आप देखिए ये सूर्य जो तारा है ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में, कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में अपनी आकाश गंगा के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। अब ऐसे जितने तारे उस केंद्र का चक्कर लगाते हैं वो सब आकाश गंगा कहलाते हैं। और ये हमारा 25 करोड़ वर्ष जो है ये कॉस्मिक ईयर कहलाता है। कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। ब्रह्मांड वर्ष, क्योंकि सूर्य तारा हमें 25 करोड़ साल में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करवा देता है, इसलिए इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम तो 25 करोड़ साल जीवित नहीं रहते। वो आपकी इच्छा है भाई, रह जाओ, सूर्य कौन सा माना थोड़ी कर रहा है। 25 करोड़ साल जीवित रह जाओ आप, आपको एक चक्कर कटवा देगा पूरे ब्रह्मांड का। आकाश गंगा गैलेक्सी क्या होती है? करोड़ों तारों का समूह, तारों का समूह जो एक केंद्र के चारों ओर, एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, आकाश गंगा कहलाते हैं। आकाश गंगा का मतलब गैलेक्सी, गैलेक्सी कहलाते हैं। अच्छा, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में है? हमारा सूर्य कौन सी आकाश गंगा में है? हमारा सौरमंडल मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है।
मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। आपको पता होगा हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार। मतलब हमारे जो तारे हैं वो ऐसे ऐसे हैं। आज आपको रात को देख लेना, आपको तारे ऐसे ऐसे मिलेंगे। ये हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। अच्छा, एक बात और देखना, आज आप देखोगे तो आपके आसमान में जो दिख रहा है उसमें एक जगह बहुत पास 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 तारे मिलेंगे। जो अत्यधिक चमकीला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हमारी आकाशगंगा का वह भाग जो अत्यधिक चमकीला है वह क्या कहलाएगा? दुग्ध मेखला कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कहलाएगा, दुग्ध मेखला। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का वह भाग जो अत्यधिक चमकीला है वो मिल्की वे कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्की वे। अच्छा, अब हम बात आएंगे, आकाशगंगा हमने देख लिया, ब्रह्मांड हमने देख लिया, अब हम बात पे आएंगे सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है? सूर्य, उसके 8 ग्रह, उनके उपग्रह, और कौन भी? क्षुद्र ग्रह व उल्कापिंड। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड ग्रह और उपग्रह के बीच में होते हैं, मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। ठीक बात है भाई, ये इतने सब मिलके क्या बनाते हैं? सौर मंडल बनाते हैं। अच्छा, अभी ग्रह कितने? 8। अच्छा, ग्रह होता क्या है? बताओ क्या होता है अभी? ग्रह क्या होता है? सबसे पहला सवाल यही होता है, ग्रह क्या होता है? और एक आपका सवाल ये होता है कि तारा क्या होता है? तारा। इन दोनों चीजों को आपको पता होना चाहिए, ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है। तो ग्रह क्या होता है भी? ग्रह होता है गैसीय पिंड। ग्रह गैसीय पिंड होता है। आपको एक बात का पता है कि सूर्य क्या है? तारा। और तारा क्या होता है? गैसीय पिंड। अब आपके दिमाग में कुछ बच्चों के ये भी आ सकता है, सर सूर्य तारा कब हो गया? बेटा, सूर्य तारा सदा का ही है, शुरू से ही है। आपको नहीं पता वो अलग बात है। सूर्य एक तारा है और बाकी जो तारे आपको दिखाई देते हैं वो सब भी तारे हैं। उसमें और सूर्य तारे में कोई भिन्नता नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है, नहीं सर सूर्य तारा जो है वो ज्यादा चमकीला होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ध्रुव तारा जो हमारे उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है वो सूर्य से 2200 गुना चमकीला है। तो सर फिर बाकी तारों और सूर्य तारे में क्या अंतर है? तो बाकी तारों और सूर्य तारे में एक ही बात का अंतर है कि सूर्य आपकी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है और बाकी तारे जो हैं वो दूर हैं। अब ध्रुव तारा सूर्य से 2200 गुना चमकीला तो है, लेकिन आपको एक बात का पता है क्या? यदि ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी पर आए तो प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 700 साल लगेंगे। 700 साल, 700 वर्ष लगेंगे। यानी कि ध्रुव तारा 700 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब यह है कि ये बाकी जो तारे हैं ये दूर हैं और सूर्य तारा पृथ्वी के निकट है और सब तारों की संरचना एक जैसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए तारा गैसीय पिंड होता है। तारे में 70% हाइड्रोजन एवं 28% हीलियम गैस होती है।
और बाकी क्या होता है, बाकी कार्बन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है सर एक किताब में तो 71 लिखा था। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तारे का जन्म भी होता है और तारे की मृत्यु भी होती है। जिस दिन पहली बार हाइड्रोजन के दो अणु एक जगह आके और हीलियम बनाते हैं, जिस दिन संलयन शुरू होता है, संलयन क्रिया, संलयन का मतलब दो का मिलके एक हो जाना, जिस दिन संलयन शुरू होता है उस दिन तारे का जन्म होता है और वो तारे का केंद्र होता है। उसके चारों ओर की गैस आती है और वो सब गैस वहां आके और किस में कन्वर्ट होती, हीलियम में। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, जिस दिन तारे का जन्म होता है तारे में 100% हाइड्रोजन गैस होती है और एक समय ऐसा भी आएगा जब तारे की मृत्यु हो जाएगी। जैसे हमारा सूर्य तारा जो है वो 4.7 अरब वर्ष का हो गया और 10 अरब वर्ष की टोटल आयु है, तो आपके 5 अरब वर्ष बाद लगभग सूर्य तारा मर जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, हीलियम में बदल जाएगी और तारे के पास हाइड्रोजन गैस ही नहीं बचेगी। और जब हाइड्रोजन गैस नहीं बचेगी तो संलयन क्रिया बंद, और संलयन क्रिया बंद इसका मतलब तारा जो है वो हीलियम गैस का बादल बन जाएगा और तारे की मृत्यु हो जाएगी। एक दिन तारे में 100% हाइड्रोजन गैस होती है और एक दिन तारे में 100% हीलियम गैस हो जाती है। ये जो हम बात बता रहे हैं ये एक एवरेज बात बता रहे हैं कि एक औसत तारे में 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम गैस होती है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये 70-71 से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ओके, अगली बात, तारों में संलयन क्रिया से ऊर्जा निकलती है। बिल्कुल, संलयन क्रिया से ऊर्जा निकलती है जिससे तारे चमकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तारे चमकते। आपको पता है क्या, सूर्य जो तारा है उसकी 4 परत हैं, आपको शायद पता होगा। ये वाली परत है कोर, इसके चारों ओर जलती हुई गैसों की परत होती है फोटोस्फीयर, इसके चारों ओर होती है क्रोमोस्फीयर और इसके चारों ओर होती है कोरोना। ये 4 परत होती है। कोरोना नाम पहले का ही है, कोरोना अभी आई आपकी बीमारी, लेकिन ये नाम पहले से ही है, आपको पता होना चाहिए। कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। और यदि हम सूर्य तारे की बात करें तो सूर्य में 90% हाइड्रोजन है अब और 10% हीलियम गैस है। कहां पे, फोटोस्फीयर में। ये सूर्य तारा है। तारा क्या होता है, गैसीय पिंड। तारे में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, हीलियम। कौन सी क्रिया होती है, संलयन क्रिया, और संलयन क्रिया के कारण तारे क्या करते हैं, चमकते हैं। अगली बात आपको पता होनी चाहिए, सूर्य भी एक तारा है। बिल्कुल भी, सूर्य एक तारा है। अभी तो आपको पता चल गया पृथ्वी के सबसे निकट का तारा। बिल्कुल यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। और याद रखना, प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरा निकट का तारा है। मतलब हमारे बात करें, ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सन और दूसरे नजदीक का तारा है PS, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो कई बार ये सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है, सूर्य। एक बार ये भी पूछा हुआ है पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड कौन सा है। तो आपको याद रखना, पृथ्वी के सबसे निकट यहां पे आपका मून होता है, मून। तो मून भी तो एक खगोलीय पिंड है, सबसे नजदीक तो मून ही है, फिर आपके सन है, फिर आपके प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और खगोलीय पिंड तो मून के बाद शुक्र आ जाएगा।
शुक्र के बाद मंगल आ जाएगा, फिर बुध आ जाएगा, फिर जाके सूर्य आएगा। लेकिन तारा पूछा जाए पृथ्वी के तो सबसे नजदीक सूर्य। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तो सर फिर ये तारे दिन में क्यों नहीं दिखते? ये तारे भी सूर्य की तरह तारे तो बेटा ये दूर है इसलिए नहीं दिखते हैं। तो अगला सवाल आपके दिमाग में है कि सर रात को क्यों दिखते हैं? बेटा रात को अंधेरे में चमकती हुई वस्तु दिखेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर सर इनका प्रकाश पृथ्वी पे क्यों नहीं आता? क्योंकि दूर है। ये कौन सा उत्तर हुआ? अब आपके गांव में कल्पना कीजिए एक मोबाइल का टावर लगा हुआ है और उसके ऊपर एक बल्ब जल रहा है। आप बताओ दिन में यदि वो बल्ब जल रहा है तो क्या आपके घर तक उसका प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। क्या आपको वो जलता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिन में नहीं दिखेगा। दिन में सूर्य जब तक चमकता है नहीं दिखेगा। जैसे रात होगी वो टावर के ऊपर बल्ब जल रहा है वो दिखेगा ना? बिल्कुल। क्या उसका प्रकाश आपके घर तक आता है? नहीं आता। इसी प्रकार ये तारे केवल आपको अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देते हैं, इनका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार बता दो, फिर हम बात करेंगे ग्रह की। ओके, ग्रह क्या होता है? ग्रह ठोस पिंड होता है। बिल्कुल। उधर क्या होता है? गैसीय पिंड। तारा क्या होता है? गैसीय पिंड। और ये क्या होता है? ठोस। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक होता है IAU, नाम सुना है पहले कभी? अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ ये होता IAU ने ग्रह के लिए 3 शर्त बताई। IAU ने ग्रह के लिए 3 शर्त बताई। कौन कौन सी शर्त बताई भाई? ये IAU है क्या? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन। जैसे ज्योग्राफी से संबंधित ज्योग्राफिकल यूनियन होती है, हिस्ट्री से हिस्टोरिकल यूनियन होती है, ऐसे ये एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने की पुस्तक होती है, उसका एक यूनियन है। उसने 3 शर्त बताई। नंबर 1, आकार गोल होना चाहिए। अच्छा, ग्रह वही होगा जिसका आकार गोल होगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट ये है कि ग्रह वो होगा जो अपने अक्ष पे घूर्णन गति करेगा, अपने अक्ष पे घूमेगा। आपसे कोई पूछ ले पृथ्वी गोल क्यों है, तो आप क्या उत्तर बताओगे? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती तभी गोल है, नहीं तो गोल होती ही नहीं। सही बात है भाई। तो आकार गोल होना चाहिए। दूसरा, तारों या सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाए। ये भी सही बात है भी। जैसे ये सूर्य है, कोई भी ग्रह वही ग्रह होगा जो हमेशा एक ही रास्ते से चक्कर लगाएगा। मान लो ये चक्कर लगाते लगाते ऐसे अपना रास्ता बदल दे तो फिर ये ग्रह नहीं होगा। ग्रह वही होगा जो क्या करेगा? निश्चित पथ में चक्कर लगाएगा। रास्ता नहीं बदलना चाहिए। रास्ता बदल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमण पथ का अतिक्रमण ना करे। यह भी जरूरी है भाई। ये कह रहा है कि जैसे कोई भी ग्रह है, ये जैसे आपका सन है, इसके चारों ओर ये ग्रह निश्चित पथ में तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मान लो ये चक्कर लगाते लगाते ऐसे किसी ग्रह के
रास्ते को काट रहा है, ऐसे किसी ग्रह के रास्ते को काट रहा है, तो फिर जो रास्ता काटेगा वो ग्रह नहीं होगा। ये तीसरी कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? तीसरी कंडीशन है कि किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमण पथ का अतिक्रमण ना करे, ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करे। ऑर्बिट को क्रॉस करेगा तो फिर आपका क्या नहीं होगा? तो फिर आपका ग्रह नहीं होगा। अच्छा, वर्तमान में कितने ग्रह? वर्तमान में कितने ग्रह हैं? हाँ, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9वां ग्रह प्लूटो था। 9वां ग्रह प्लूटो था। फिर प्लूटो के क्या हुआ? क्यों निकाल दिया प्लूटो को? तो आपको पता हो, IAU ने 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। श्रेणी से निकाल दिया। बहुत बार यह सवाल पूछा है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किसने निकाला? आप और हम कैसे निकालेंगे? IAU कंडीशन निर्धारित करती है तो यही निकालेगी। कब निकाला? 24 अगस्त 2006 को। क्यों निकाला? तो यह भी सवाल बनता है, क्योंकि प्लूटो वरुण ग्रह के रास्ते को काट रहा था। मतलब काटने का मतलब, वरुण ग्रह के रास्ते का मतलब परिक्रमण पथ। परिक्रमण पथ का क्या कर रहा था? अतिक्रमण, क्रॉस कर रहा था, और इसलिए वरुण ग्रह के रास्ते को काट रहा था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। ऑप्शन बड़े लुभावने होते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब सवाल आएगा, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला? क्योंकि वो आकार में छोटा था, क्योंकि वो सूर्य से ज्यादा दूर था, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेता था। ये बातें तीनों सही हैं। छोटा भी सबसे छोटा था, दूर भी सबसे दूर था, और समय भी ज्यादा लेता था। लेकिन बेटा, ये कंडीशन ही नहीं होती किसी ग्रह के लिए। अब वरुण ग्रह भी 164 साल में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। आपको पता हो तो वरुण ग्रह 164 साल में एक चक्कर लगाता है। तो आप सोचो, आप सोचिए, 164 साल में जब चक्कर लगा रहा है तो फिर समय तो उसका भी खूब है। तो फिर आप बताओ, क्या वरुण ग्रह को भी ग्रह की श्रेणी से निकाल देना चाहिए? क्या वरुण ग्रह को भी ग्रह की श्रेणी से निकाल देना चाहिए? हाँ, देखिए, अब हमारी बात क्या चल रही थी उस पर दोबारा से आओ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो एक बार बता दो भाई। आप लोग कमेंट करते रहा करो। जब ऐप पे क्लास चल रही होती तो बात ये भी सही होती है कि आप लोग लिख रहे होते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आप साथ साथ कमेंट भी करते रहा करो। ओके, अब मैंने आपको बताया ग्रह क्या होते हैं, तारा क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है। ओके, अब हमारे एक सिद्धांत आया था सबसे पहले, भूकेंद्रीय सिद्धांत। क्या आप लोग इस सिद्धांत को जानते हो? भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये क्लॉडियम टोल्मी ने। इसको ज्यादातर लोग टोल्मी के नाम से जानते। टोल्मी, जिन्होंने पहली बार मानचित्रावली बनाई थी, वो वाले टोल्मी हैं ये। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि पृथ्वी तो है बीच में और आपका सूर्य भी इसी का चक्कर लगा रहा है,
चंद्रमा भी इसी के चक्कर लगा रहे, बाकी ग्रह भी इसी के चक्कर लगा रहे। और बात सही भी लगती है। आज भी 90% लोगों को लगता है कि सूर्य और चांद जो है वो पूर्व से पश्चिम चलते हैं, पृथ्वी थोड़ी चलती है, बोलो चांद और सूर्य चलते हैं। आज भी लगती है ये बात तो, लेकिन वो गलत लगती है। ये बात भी गलत थी, लेकिन पहली बार इन्होंने बताया था, टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है तथा सभी ग्रह एवं उपग्रह तथा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी केंद्र में और सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता देना साहब टॉलमी ने बताई थी ये बात पहली बार। अच्छा, अब तो सबको पता है कौन बीच में है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। आज तो सबको पता है कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के। और यह बात किसने बताई थी, यह बताई थी निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ये पोलैंड के थे, पोलैंड के थे। और टॉलमी रोमन भूगोलवेता थे। ये निकोलस कोपरनिकस ने बताई थी। इसने क्या बताया, सूर्य केंद्र में और बाकी सब ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य केंद्र में स्थित है, सूर्य केंद्र में स्थित है तथा सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह बात किसने बताई, ये कोपरनिकस ने बताई। और इसीलिए आपको पता हो तो कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का पिता कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र के पिता। भाई बहुत शानदार बात बताई है। आज तो हर किसी को पता है, पहली बार तो ये बात कोपरनिकस ने ही बताई थी कि सूर्य के अंदर में। बहुत बड़ी बात है बेटा, आज अलग बात है। पता लगने के बाद सब बात छोटी होती है। सेब पेड़ से नीचे गिरा ग्रेविटी के कारण, आज सबको पता है, लेकिन पहली बार बताई उसने तो शानदार बात बताई थी। कोपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के पिता कौन है, कोपरनिकस है। यह बात आपको पता होना चाहिए। एक आपको और बात पता होनी चाहिए, सभी ग्रह एवं उपग्रह अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। यह बात हमें सबसे पहले केपलर ने बताई थी। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में वैसे आना तो नहीं चाहिए
केसरी अंडाकार पथ में क्यों चक्कर लगाते हैं? बेटा प्रत्येक ग्रह जो होता है उसके ध्रुवों पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, और जब झुकावा भाग सूर्य की ओर होता है ना तो वो जल्दी चक्कर काट देता है। उत्तरी ध्रुव मतलब कोई भी ध्रुव सूर्य की नजदीक हो जाता है तो वो तेज गति से भी चक्कर काटता है और पास से भी काटता है, और जब एक ऊपर और एक नीचे हो जाता है, दोनों पास नहीं होते, तो फिर वो ऐसे दूर चला जाता है। इसलिए अंडाकार पथ में चक्कर लगाता है, ये झुकाव के कारण ऐसा होता है। दोनों बात क्लियर है? एक और सवाल बनता है, तारामंडल किसे कहते हैं? तारामंडल, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारामंडल या नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? बताओ भी किसे कहते हैं? बहुत आराम की बात है। देखो, एक आपने अपनी बुक में देखा होगा, ऐसे एक आकृति बनी होती है चारपाई के समान, चारपाई के समान एक आकृति बनी होती है। इसका मतलब होता है कि ये ऐसे 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 है, इसका ये पैर है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, मतलब ये एक ऐसी आकृति है। एक आपकी सप्तऋषि तारामंडल में आपने देखा होगा, एक तारा यहां होता है, एक 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 यहां होता है। ये आपका सप्तऋषि तारामंडल होता है। ये आपका सप्तऋषि तारामंडल होता है। ऐसे तारों के सुंदर और सुव्यवस्थित समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों की सुंदर व सुव्यवस्थित, तारों की सुंदर व सुव्यवस्थित आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडल कहलाती है। सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ये बदल जाते हैं वैसे। सेंटोरस, अभी फिलहाल सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, और दूसरा है हाइड्रा। हाइड्रा। एक आपको पता होना चाहिए, सप्तऋषि तारामंडल जो है उसमें कितने तारे हैं? 7 तारे। और आकृति कैसी है? अभी तो आपके सामने है, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसी। सप्तऋषि तारामंडल की आकृति कैसी है? प्रश्नवाचक चिन्ह जैसी है। अच्छा, एक बात और बताएंगे, ये जो तारा है अर्सा मेजर, मेजर तारामंडल का भाग है, तारामंडल का भाग है। अर्सा मेजर तारामंडल का भाग है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको एक ध्रुव तारा किस किस ने देखा है बताओ? ध्रुव तारा लगभग सबने देखा होगा। नहीं देखा है तो आज देख लेना। ये पृथ्वी है, ये 90 डिग्री नॉर्थ, और एकदम इसके ऊपर, एकदम इसके ऊपर होता है 90 डिग्री के कोण पे, एकदम 90 डिग्री के कोण पे। और आपको पता होना चाहिए पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर है, और हमें उत्तरी ध्रुव का पता इसी से चला था। पहली बार अक्षांश का निर्धारण जो किया गया था वो इसी को आधार मान के किया गया था। इसके 90 डिग्री, 1 डिग्री और कम, 1 डिग्री और कम, ऐसे आपकी 0 डिग्री बनी थी। ये आपके ऐसे बनी थी। आपको ये बात पता होनी चाहिए, अक्षांश रेखाओं का जो निर्धारण है, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण वो इसी रेखा, इसी
ध्रुव तारे को आधार मान के खींचा गया था। 3 बात याद रखनी है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित, 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। इसी के आधार पर सर्वप्रथम अक्षांशों का निर्धारण किया गया। सर्वप्रथम अक्षांशों का निर्धारण किया गया। ध्रुव तारा पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर, 700 प्रकाश वर्ष दूर अर्सा माइनर या लिटिल बियर तारामंडल का तारा है। लिटिल बियर तारामंडल का तारा है। ये आपकी खास बात है। ये ध्रुव तारे की बात थी। कुछ बातें हम और भी करेंगे, जैसे पुच्छल तारा, इसी का नाम होता है धूमकेतु। इसी का नाम होता है धूमकेतु। नाम सुने? पुच्छल तारा या धूमकेतु। बताओ। अच्छा, ये होता कैसे? ये सन है, इसके चारों ओर जब ये चक्कर लगाता है तो ये ऐसा होता है। इसके ऐसे पूंछ होती है, ऐसे पूंछ होती है। ये पूंछ किसकी होती है पता है क्या? बर्फ व धूल की। बर्फ व धूल की। अब अरे जैसे टूटता तारा है, वो तारा है क्या? ना, टूटता तारा तारा नहीं होता, उल्का पिंड होता है। ऐसे पुच्छल तारा तारा नहीं होता, धूमकेतु होता है। ये ज्यादातर धूलकणों से बना होता है। इसके पूंछ होती है, बस इतनी बात है। इसकी रचना बर्फ, धूलकण एवं गैसीय पदार्थों से हुई है। ओके, लेकिन ये सूर्य के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाता है, इसलिए इसके धूलकण और ये पूंछ बना देते हैं। गति तेज होने के कारण पूंछ जैसी संरचना बन जाती है। गति तेज होने के कारण पूंछ जैसी संरचना बन जाती है। एक बात और पता होनी चाहिए, 76 वर्ष में दिखाई देता है। बिल्कुल 76 साल में दिखाई देता है। पहले कब दिखा था? 1986 में दिखा था। 1986 में। आप में से किसी ने नहीं दिखा। 1986 में दिखा था। अब 1986 प्लस 76 बराबर 2062 में दिखेगा। 2062 में जाके अभी ये दोबारा से दिखेगा। पुच्छल तारा कुछ भी बात नहीं है बेटा, ये इस बर्फ, धूलकण और गैसीय पदार्थों से बना होता है। और कोई बात? तो अगली बात पे चलते हैं। अगली बात आपकी होती है
उल्कापिंड। जानते हो भाई उल्कापिंड क्या होता है या नहीं जानते? ये आपकी पृथ्वी और ये चंद्रमा मून, इसके बीच में कुछ चट्टानी पिंड होते हैं। ये लगभग लगभग सेकेंद्रीय परतों वाले होते हैं और न तो इनको पृथ्वी खींच पाती है न चंद्रमा, लेकिन कभी कभी जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती है तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच लेती है, और जब पृथ्वी अपनी ओर खींचती तो आवाज से रगड़न के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल से होके जब नीचे गिरता है तो आपका जल उठता है, और जल उठने के कारण ये हमें क्या प्रतीत होता है? टूटता तारा दिखाई देता है। एग्जैक्ट बात करें तो ये कोई तारा थोड़ी है, लेकिन टूटता तारा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ये वाली बात होती है। होता क्या है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच पाए जाने वाले, याद रखना, ठोस पिंड, ठोस पिंड, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ही पाए जाएंगे। जब पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है तो घर्षण के कारण जल उठते हैं तथा हमें टूटते तारे प्रतीत होते हैं। टूटते तारे प्रतीत होते हैं मतलब हमें दिखते ऐसे हैं जैसे तारा टूट गया, और एक्चुअल में ये तारा होता नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है? उल्कापिंड। आपसे सीधा पूछा जाएगा टूटते तारे क्या होते हैं, तब आप बता दोगे साहब टूटते तारे उल्कापिंड होते हैं। तारा नहीं होता, ये उल्कापिंड होता है, ठोस पिंड होता है। ओके, ये आपकी बात थी उल्कापिंड की। अब हम बात करेंगे दूरी की इकाई की। दो सवाल बार बार पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? पहला सवाल बनता है आपका, प्रकाश वर्ष क्या है? बताओ क्या है प्रकाश वर्ष? सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूरी मापने की इकाई। ज्यादा बेटर तो तब होता जब हम यहां एक वर्ड और लगा देते, खगोलीय दूरी मापने की इकाई। और हमारे शहरों की इकाई थोड़ी मापेंगे, खगोलीय दूरी, एक पिंड से दूसरा पिंड, एक तारे से दूसरा तारा, इसको हम किस में मापेंगे? प्रकाश वर्ष में। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश 2.98 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, सोचो आप, 2.98 लाख, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड की गति से दूरी तय करेगा, उसे
प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप समझ गई कितनी हो गई? मतलब 2.98 लाख गुणा 60 एक मिनट में, गुणा 60 एक घंटे में, गुणा 24 एक दिन में, और गुणा 365 बराबर हो जाएगा 95 खरब किलोमीटर। आप देख लो, 95 खरब किलोमीटर का एक प्रकाश वर्ष होता है। साइंस की भाषा में इसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 12। 9.46 गुणा 10 की पावर 12, ये आपकी बात होती है, ये आपका प्रकाश वर्ष होता है। ओके, एक आपने पारसेक नाम सुना होगा। पारसेक, ये भी दूरी मापने की इकाई है, दूरी मापने की इकाई। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपको पता, केवल इतना ही पता होना चाहिए, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है जी। एक और भी पूछ लिया जाता है, वैसे वो ये होता नहीं है, ब्रह्मांड वर्ष। मैंने आपको बता तो दिया पीछे, कॉस्मिक ईयर। ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर क्या होता है? सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। वर्ष में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। बात समझ में आ गई? ब्रह्मांड वर्ष की भी समझ में आ गई। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सौर मंडल की। देखो, ये आपका सन है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है, सर आप पिक्चर लगा लेते, कोई मतलब नहीं होता भाई। अट्रैक्शन के लिए नहीं पढ़ाते हम, नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। ये आपके ग्रह होते हैं। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हम इस अरुण वरुण को यूरेनस और नेपच्यून भी कह सकते हैं। यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून, ये आपके ग्रह हैं। अच्छा, आपको पता हो तो इन चार ग्रहों का नाम क्या होता है? इन ग्रहों का नाम होता है
आंतरिक ग्रह, एक और होता है पार्थव्य ग्रह, एक और नाम होता है चट्टानी ग्रह। अच्छा, ये जो ग्रह होते हैं इनका नाम होता है बाह्य ग्रह, जूवियन ग्रह, और गैसीय ग्रह। एक्चुअल स्थिति यह है कि ये भारी पदार्थों से बने, वो हल्के से बने। आप ये कह सकते हो कि ये गैसीय पदार्थों की तरह हल्के पदार्थों से बने। बेटा केवल गैस से तो तारा बनेगा, ग्रह नहीं बनेगा। तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि गैस से बने। ना 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 ना, गैस से नहीं बने, हल्के पदार्थों से बने। ये वही बात है, टूटता तारा तारा नहीं होता। ऐसे गैसीय ग्रह गैस से नहीं बने होते, ठोस होते हैं, लेकिन ये हल्के पदार्थों से बने। आपको पता है सबसे कम घनत्व शनि का है, इसका मतलब ये सबसे हल्का है, और सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का, तो इसका मतलब ये सबसे भारी है। अच्छा, अब आपको एक एक ग्रह की बात आपको पता होनी चाहिए। आकार में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवें नंबर पे पृथ्वी, छठे नंबर पे शुक्र, सातवें पे मंगल, और आठवें पे और सबसे छोटा बुध। ठीक बात है। अभी एक आपको और बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? एक आपको यह भी पता होना चाहिए यहां एक लाइन होती है, और वो किसकी होती है? क्षुद्र ग्रह की होती है। वो क्षुद्र ग्रह, तो याद रख लेना, 4 बाहर वाले और 4 अंदर वालों के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये बहुत आसान हो जाएगा, अब ये बात आप समझ लोगे तो। अच्छा, सबसे छोटा, सूर्य के सबसे नजदीक, आपको पता है सबसे ज्यादा तापांतर सबसे कम समय में किसके चक्कर लगा देगा? कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देगा। उपग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच से बुध का गुजरना पारगमन कहलाता है। आप ऐसी कितनी बातें कर सकते हो, छोटी छोटी बातें। शुक्र, सबसे पहला सवाल, पृथ्वी के निकट, बिल्कुल सही बात है भी, पृथ्वी के निकट। पृथ्वी की बहन, आकार बराबर होता है इसका शुक्र का, तो पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी से सुबह व शाम दोनों समय दिखाई देता है, तो भोर व संध्या का तारा कहते हैं। बिल्कुल, भोर और संध्या का तारा कहते हैं। 90% से ज्यादा CO2 है। CO2 ज्यादा है तो सबसे गर्म ग्रह है, और गर्म होगा तो चमकेगा, इसलिए चमकीला ग्रह है। और दिन इस पे सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा होता है बृहस्पति पर। सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा शुक्र पे, सबसे छोटा बृहस्पति पे। सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है बुध, और सबसे ज्यादा समय में लगाएगा 164 वर्ष में आपके वरुण। ओके, एक शुक्र की बात और याद रख लेना, पूर्व से पश्चिम आपके चक्कर लगाता है, और एक ये वाला जो है ना, ये वाला भी पूर्व से पश्चिम अपने अक्ष पे घूमता है। मतलब यहां दिन पश्चिम से निकलता है, दिन पश्चिम से निकलता है, बाकी सब पे पूर्व में निकलता है, इन दो में पश्चिम में निकलता है। एक
बात ये भी आप याद रखें, एक इसको सौंदर्य का देवता कहते हैं, सौंदर्य का देवता। तभी आपने पता होगा कि जब भी किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो इस उंगली में अंगूठी डालते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि वो सौंदर्य, मतलब ये अंगूठी शुक्र ग्रह की होती है, तो जब आप इसको अंगूठी पहनाओगे तो आप सुंदर हो जाओगे, ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता। हाँ, सौंदर्य के देवता। एक याद रखना, जब आपसे पूछ लिया जाए सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, तो वो शनि है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर वल्ले पाए जाते हैं। वल्ले का मतलब होता है रिंग, क्योंकि ये रिंग पहने हुए। अरे रिंग सुंदरता के लिए ही तो पहनी जाती है, कानों में, नाक में, हाथ में, सब जगह रिंग का मतलब सुंदरता ही होती है। अच्छा, पृथ्वी हमने पढ़ लिया। मंगल पे आपको पता होना चाहिए लाल ग्रह, एक इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। और आपको पता होना चाहिए डीमोस जो है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ओके, एक आपको पता होना चाहिए इसकी घूर्णन जो है, घूर्णन गति वो एक दिन में हो जाती है, यानी इसका दिन पृथ्वी के दिन के बराबर होता है। और इसका झुकाव जो है वो 25 डिग्री है, यानी पृथ्वी के समान झुकाव है। और यहां निक्स ओलंपिया, ओलंपिया और ओलिपस मेसी, ये आपकी ज्वालामुखी और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पे मिलता है, पूरे सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मंगल पे मिलती है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। बृहस्पति की याद रखना, आकार में सबसे बड़ा। उपग्रह कितने? 79 उपग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका है गनीमेड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। शनि के सबसे ज्यादा 82 उपग्रह हैं, 82। और इसका एक उपग्रह है टाइटेन, जिसके ऊपर ऑक्सीजन है, आपको पता हो तो पानी है और नाइट्रोजन है। ओके, ये सब बातें हम एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह से हम शुरू करेंगे। ओके, सारी बातें ही बता देता हूं, छोड़ेंगे कुछ नहीं। चलो तो अब पहली बार ग्रहों का आकार के अनुसार क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 5 नंबर पे आपकी पृथ्वी, फिर आपका शुक्र, फिर आपका मंगल और फिर आपका सबसे छोटा बुध। बुध सबसे छोटा, ये बात याद रहनी चाहिए। उसके बाद सूर्य से दूरी चित्र में दिख ही रही थी, ये काम की चीज है। घनत्व के अनुसार, अच्छा घनत्व के अनुसार हम कौन सा क्रम लिखेंगे? तो हम बाहरी की ओर जाएंगे तो हो जाएगा आरोही, आरोही। शनि सबसे हल्का, मान लो एग्जामिनर हल्का वर्ड उपयोग कर दे, घनत्व का मतलब हल्का तो ही गया। शनि, अरुण, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर वरुण, 4 हो गए, ये तो सबसे हल्के। फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध और पृथ्वी। याद रखें सबसे भारी कौन है? पृथ्वी। सबसे भारी पृथ्वी है और सबसे हल्का शनि है।
एक सवाल होता है सर्वाधिक झुकाव, कौन सा ग्रह सबसे झुका हुआ है सबसे ज्यादा, तो वो आपका है अरुण। और शायद आपको पता भी होगा अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री का कोण बनाता है अरुण। और 2 नंबर पे वरुण ज्यादा झुका हुआ है, वरुण। सबसे कम झुकाव, पृथ्वी तो बीच की है, सबसे कम झुकाव है शुक्र व बृहस्पति का, ये अपने अक्ष पे सबसे कम झुके हुए। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए आंतरिक पार्थव्य ग्रह, क्या होता है, ये चट्टानों से बने होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है। बिल्कुल आपके सामने ये देखो, ये देख लो, चारों के चारों यहां हैं, चारों के चारों यहां हैं, वो चारों के चारों ऊपर है, तो बिल्कुल इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और ये कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह, गैसीय ग्रह, नाम है गैसीय ग्रह, बने नहीं है। और एक इनका नाम होता है जुवियन, जुवियन ग्रह। ओके, ये हल्के तत्वों से बने होते हैं। हाँ, आकार में बड़े होते हैं, हल्के पदार्थों से बने होंगे, बड़े होंगे। नाम कौन सा होता है इनका? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। सब डाटे मैंने आपको क्लियरली लिख दिए हैं, सबसे आकार के अनुसार, घनत्व के अनुसार, सर्वाधिक झुकाव, सबसे कम झुकाव, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। एक एक बात नोट कर दिए। अब थोड़ा सा क्या होता है, आपको धैर्य चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों में आजकल धैर्य का अभाव रहता है। अब जिनमें धैर्य का अभाव है उनकी समस्या है। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग एक बार बैठोगे तब 2 घंटे तो पढ़ोगे ही। बुध, मरकरी, अच्छा क्या क्या खास बात है? सूर्य के सबसे निकट, केवल लिखने का काम बच गया। आप लिख देता हूं, आप ध्यान से सुनते जाओ। सबसे छोटा ग्रह कोई उपग्रह नहीं, सर्वाधिक तापांतर। आपको पता होना चाहिए दिन का तापमान 390 डिग्री सेल्सियस, रात्रि का -170 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर? बेटा, किसी भी ग्रह का तापमान उसके वायुमंडल पे उपस्थित गैसों पे निर्भर करेगा, याद रखना। पृथ्वी व
सूर्य के बीच से बुध का गुजरना, गुजरेगा तो सही, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो दिखेगा भी, पारगमन कहलाता है। पारगमन कहलाता है, ये पारगमन कहलाता है भी। अच्छा, घूर्णन 59 दिन, परिक्रमण, ये डाटा कोई जरूरी नहीं है याद करने, जो सबसे कम सबसे ज्यादा वाला है वो जरूर याद कर लेना। 88 दिन, ये जरूर काम की बात है। सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। नंबर दो ग्रह पे चले, शुक्र। शुक्र को क्या कहेंगे? वीनस। आप हिंदी में लिख लेना भाई, मैंने गलती से लिख दिया वीनस, हिंदी में लिख लेना। हाँ, वीनस की खास बात बताइए आप, क्या होती है? पहली खास बात बताइए, सबसे पहली खास बात, पृथ्वी के निकटतम। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर वाले दिन दिक्कत हो जाएगी। सूर्य के सबसे नजदीक बुध और पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, मंगल नहीं, मंगल दूर है, याद रखना। पृथ्वी की बहन ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आकार पृथ्वी के बराबर है, एकदम पृथ्वी के नजदीक है। सूर्य का प्रकाश शुक्र पे पड़ेगा, तो आप सुबह देखोगे तो आपको सबसे लास्ट तक तारा यही दिखता है, अंधेरा होता ही सबसे पहले भी यही दिखता है। तो यह पृथ्वी से सुबह व शाम दिखाई देता है, अतः इसे बोर का तारा व संध्या का तारा कहते हैं। एक्चुअली में ये तारा थोड़ी है, तो शुक्र ग्रह है, लेकिन प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, और हमने तो नियम बना लिया जो भी चमकेगा वो तारा है। ओके, शुक्र ग्रह पर CO2 की अधिकता है, और शायद आपको सबको पता होगा कि CO2 जो गैस होती है वो सूर्य के प्रकाश को आने तो देगी, लेकिन पार्थिव तरंगों को वापस नहीं जाने देगी, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। अतः शुक्र का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। बताओ आप, 475 डिग्री सेल्सियस। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है जी। अच्छा, यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तापमान ज्यादा होने के कारण चमकता है। कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। घूर्णन और परिक्रमण डाटा याद करने नहीं है, केवल आपको देखने के लिए ही लिख रहे हैं। घूर्णन इसका होता है 243 दिन का, और यह होता है 255 दिन का। अब सोचो,
सबसे बड़े दिन रात, सबसे बड़े दिन रात, यह पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है, अतः सूर्योदय पश्चिम से होता है। सूर्योदय पश्चिम से होता है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, मैंने पहले बता भी दी, समझा भी दी। अब हम चलेंगे मंगल पे। मंगल 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 को तो मार्स कहते हैं। मार्स यानी मंगल। सबसे पहली बात, पृथ्वी के समान झुकाव 25 डिग्री, पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है, मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है, तो बराबर है। मंगल पर आयरन की अधिकता होती है, अतः इसे क्या कहेंगे? लाल ग्रह कहते हैं। बेटा मिट्टी में आयरन ज्यादा होता है, इसलिए लाल ग्रह कहते हैं, और कुछ नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का डीमोस। अब आपको पता होना चाहिए, डीमोस सौर मंडल का, मतलब सौर मंडल में 8 ग्रह, 2 के तो उपग्रह है नहीं, 6 के, 6 ग्रहों के उपग्रहों में सबसे छोटा है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। याद रखना ये बात। घूर्णन एक दिन, इसका मतलब पृथ्वी के समान। किस ग्रह पर दिन रात पृथ्वी के समान होती है? तो यहां हो गई परिक्रमण 687 दिन, यानी पृथ्वी से दोगुना, लगभग दुगना हो गया, इसको दुगना कह देते हैं। यहां एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत या चोटी, ये यहां का 3 गुना ऊंचा पर्वत है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। अब बेटे ये कोई बात है क्या? बहुत मुश्किल थोड़ी है, ये तो याद करने की बात है। एक ओलिपस मेशी, ओलिपस मेशी सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, सक्रिय विक्रिय सब में सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा लावा निकल रहा है इस पे, इसलिए ये है। अच्छा, झुकाव पृथ्वी के समान है, आयरन की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहते हैं। 2 उपग्रह फोबोस डीमोस, घूर्णन परिक्रमण, और 2 ये आपकी बात हो गई। और बताओ कोई बात मंगल की बतानी हो तो। हाँ, एक वो क्षुद्र ग्रह पेटी ने भूल जाए, यहीं लिख देते हैं। क्षुद्र ग्रह पेटी कहां पाई जाती है? मंगल व बृहस्पति के बीच पाई जाती है।
मंगल व बृहस्पति के बीच पाई जाती है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। चलो आप बताओ बृहस्पति की क्या खास बात है। बहुत छोटी छोटी दो बातें। सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उपग्रह है, सबसे छोटा दिन रात है, बस। बृहस्पति क्या कहेंगे, जुपिटर। तीन बात, आकार में सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा ग्रह, दूसरे सर्वाधिक 79 उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बेटा जो ग्रह बड़ा होगा उसका उपग्रह भी बड़ा होगा, यह नियम होता है। अच्छा, इसका घूर्णन कितना है, 9 घंटे 56 मिनट, मतलब 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात। सबसे छोटे दिन रात, सबसे छोटे दिन रात यही होते हैं। परिक्रमण कितने में लगाता है ये, 11 साल में। 11 साल 11 महीने में लगाता होगा। एग्जैक्ट थोड़ा बहुत भाई गड़बड़ भी हो जाए, लेकिन 11 साल तो पक्के हैं, 11 महीने। अच्छा, तापमान कितना है, -23 डिग्री सेल्सियस, तो कोई ज्यादा नहीं है ये भी। और बताओ क्या बताइए, बस बाकी बातें उधर बता रखी हैं, झुकाव झुकू की। तो शनि, शनि को हम क्या कहते हैं, स्टर्न। स्टर्न। अच्छा, आकार में कौन से नंबर पे है, आकार में सेकंड। अच्छा, सबसे सुंदर ग्रह, अब बताओ, ये कोई बहुत बताने की बात नहीं है। आप जिस दिन से पढ़ना शुरू किया था आपको पता है इसके चारों ओर ऐसे वल्ले पाए जाते, तो ये सुंदर है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। उपग्रह कितने भी, 82। सर्वाधिक पहले बृहस्पति के होते थे, अब सबसे ज्यादा शनि के। हाँ, इसका एक उपग्रह टाइटेन है। एक टाइटेन जहाज भी था, वो डूब गया था, वो अलग है। टाइटेन है, जिस पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व पानी मिलता है। अच्छा, ऑक्सीजन भी मिलती है, नाइट्रोजन भी मिलती है और पानी भी मिलता है। तो आप बताओ क्या खास बात हो गई। अतः वहां जीवन की संभावना है। ये मेरी तरफ से बात नहीं है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, NCERT में लिखा है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर चांद पे जीवन की संभावना है, मंगल पे नहीं। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है। चांद पे वायुमंडल ही नहीं है। फिर दूसरी बात, 14 दिन दिन होता है, 14 दिन रात होती है। पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे 14 दिन, मतलब ही नहीं है अभी। और बताओ, घूर्णन, इसका भी दिन बड़ा नहीं होता, 10 घंटे
और 40 मिनट का होता है। परिक्रमण होता है इसका 29 साल और 5 महीने का। ये ज्यादा काम की बात है नहीं, जो सबसे छोटा है सबसे ज्यादा उसका जरूर याद रख लेना, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपके एक और आ गया, कौन आ गया? यूरेनस। यूरेनस, अरुण। दो ही काम की बात है, दो भी नहीं बल्कि एक ही काम की बात है। लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने अक्ष पर यही झुका हुआ है, लेटा हुआ ग्रह। उपग्रह 27, अरे 24 कैसे लिख दिया, पता नहीं भी क्यों लिखे गए। उपग्रह 27, गुणन 17 घंटे 14 मिनट। अच्छा, एक और परिक्रमण 84 वर्ष। ये थोड़ा सा दूर जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है। एक शुरू में ही मैंने बता दिया था, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। सेम बात है, जैसे शुक्र वाली बात सेम है, आपको पता होगा। और आखिरी हमारा ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब वरुण। काम की बात तो दो ही है, बस इतनी याद रख लो। एक तो सूर्य के चारों ओर 164 वर्ष में चक्कर लगाता है। अच्छा, सबकी लिखता आ रहा हूं मैं, तो मतलब ये समय कौन सा है? सर्वाधिक है। और एक इसका टेम्परेचर जो है ना, वो -230 डिग्री सेल्सियस है। और -230 है तो ये क्या हो गया? यह सबसे ठंडा ग्रह है। ये बात है, बात पूरी हो गई। वैसे 2 वीडियो बना देते तो भी चल जाता, लेकिन एक में भी चल गया, कोई ज्यादा बड़ा बना नहीं। ओके, थैंक्स। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा।